मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 321। मेरा पुराना शैतान। सर्वनाश का लोहार। मेरा पुराना शैतान। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 321। मेरा पुराना शैतान। उन्होंने आगे उड़कर आए स्काउट्स को वापस बुलाने के लिए आकाश में सिग्नल मैजिक चलाया। जब वे कुछ और आगे बढ़ गए तो दिन ढलने पर शिविर लगाने का फैसला किया गया। उनकी यात्रा की पहली रात करीब आ रही थी और जब कोई उनके पहले दिन को देखता था, रात के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत थी। स्काउट टीमों में से एक कई घंटों के बाद भी वापस नहीं लौटी। यह उनकी पहली हार थी और यह पहले ही दिन हो चुकी थी। उन्होंने गाड़ी को एक रक्षात्मक संरचना में खड़ा किया ताकि रात के समय अगर कोई उन पर हमला करता तो वे आसानी से उसका बचाव कर सकें। जल्द ही शिविर में खाना पकाने की आग से रोशनी फैल गई और रसोई पूरे कारवां के लिए खाना बनाने लगे। जब सेठ ने अपना नक्शा चेक किया तो उसने पाया कि वे उस जगह तक लगभग 1/10 से थोड़ा कम दूरी तय कर पाए थे जहां उन्होंने होप होने का अनुमान लगाया था। इस हिसाब से उन्हें होप तक पहुंचने में 10-14 दिन लगे होंगे। ग्रिफिन्स उनकी यात्रा के दौरान मिले सबसे खतरनाक जानवर थे। कारवां को उनसे निपटने में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए उसे इस यात्रा के लिए उम्मीद थी। 2 सप्ताह वे शायद इसे संभाल सकते थे, कम से कम उनके राशन से तो ऐसा हो सकता था। कैंप फायर के पास खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए तैयार हो गए और पहरेदारी की जिम्मेदारी पहरेदारों पर छोड़ दी। सेठ और दुहू के पास अभी भी अपने कैंपिंग गियर थे, इसलिए उनकी टीम 2 पोर्टेबल बैरियर के अंदर सोई। वेडन के पास अपना खुद का टेंट था, जिसका मतलब था कि उनके पास अच्छी रात की नींद के लिए 3 आरामदायक टेंट थे। गाड़ियों पर या दूसरों के अस्थायी तंबुओं पर सोने वाले लोगों की तुलना में यह शुद्ध विलासिता थी। सेठ को कुछ अतिरिक्त सुरक्षा मिलने पर बुरा नहीं लगा। वह जानता था कि कारवां में जादूगर थे जो पूरे कैंपिंग स्थल के चारों ओर अवरोध लगाते थे। सुरक्षा उपायों के मामले में चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर भी जब रात हुई और वे सब सो गए तो किसी चीज ने उसे जगा दिया। सेठ उठो, जंगल में कुछ अजीब बात है। जादूगरनी ने ही उसे अचानक नींद से जगाया। पफल्स की आंखें भी अचानक खुल गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह खतरनाक है? सेठ ने नींद में बुदबुदाया। ऐसा नहीं लगता कि इसमें शत्रुतापूर्ण इरादे हैं, या ईमानदारी से कहें तो कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन रात में बाहर कुछ अंधकार में और परेशान करने वाला फैल रहा है। परेशान करने वाला काम ही सही है। मुझे लगता है कि आज सुबह मुझे भी यही महसूस हुआ। जो भी हो, ये जाना पहचाना लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वह आज रात हमला करेगा? नहीं नहीं, तो फिर मैं अभी सोने जा रहा हूं। हम कल इसकी जांच कर सकते हैं। सेठ अपने स्लीपिंग बैग में घूम गया और मीना के साथ अपनी उत्तेजक देखे सपने देखने लगा। अगली सुबह सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य लेकर आए। ग्रिफिन्स उस बदलाव का अग्रदूत थे जिसे सेठ ने आते देखा था। सुबह के सूरज के साथ कोई रोशनी नहीं आई और उनका शिविर धुंधले धुंधलके में डूबा रहा। आसपास के पेड़ काले पड़ गए थे और उनके तने धुंधली रोशनी में लगभग काले लग रहे थे और उनके काले हो चुके पत्ते सूरज को रोक रहे थे। इस जगह पर जो थोड़ी बहुत झाड़ियां थीं, वे कांटों वाली लताओं में बदल गई थीं जो हर कदम पर उनके टखनों को जकड़ लेती थीं। भ्रष्टाचार ने इस जंगल को अपने कब्जे में ले लिया था और उनके शिविर से आगे तक फैल गया था। ये सच था, इससे कोई सीधा नुकसान नहीं था, लेकिन यह एक बड़े खतरे का संकेत था। सेठ को याद आया कि इस तरह के जंगल का फर्श बढ़ने के कुछ ही दिनों बाद हड्डियों से अटा पड़ा था। इसका क्या मतलब था? इन दूषित पेड़ों के पीछे बहुत सारी मौतें थीं। शायद ग्रिफिन यात्रियों के लिए सबसे छोटी चिंता का विषय थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी इस बात पर सहमत थे कि इस स्थिति में प्रकाश एक बुरा विचार था, भले ही इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने शिविर को नष्ट करने और कारवां को फिर से गठन में लाने के लिए प्रकाश जादू का इस्तेमाल किया। चलते चलते उन्होंने कारवां के साथ लेस देन नाइट विजन ग्रेटर देन के साथ उन्हें वितरित किया था। ज्यादातर लोग आगे की ओर से ही गाड़ी चला रहे थे। रात में देखने की क्षमता रखने वाले लोगों की कमी के कारण ड्राइवरों को रास्ता देखने के लिए कम से कम थोड़ी रोशनी की जरूरत होती थी। इन जंगलों के अंधेरे में कारवां एक टूटी हुई क्रिसमस लाइट की तरह लग रहा था जो जीवित हो गई और जंगल में रेंगने लगी। वेडन पीछे से आश्चर्य से देख रहा था क्योंकि सेठ लेस देन नाइट विजन ग्रेटर देन जादू के साथ हड्डियों के पेंडेंट को लगातार काट रहा था। उन्हें उच्च रेटिंग नहीं मिली या उन्हें अनुभव नहीं मिला, लेकिन वे ध्यान आकर्षित करने वाले लोगों को कम करने के लिए आवश्यक थे। अब तक वे भाग्यशाली थे कि अंधेरा अभी हाल ही में आया था और उसके बाद कुछ भी नहीं आया था। दूसरे दिन रवाना होने के कुछ घंटों बाद जिन लोगों को इसकी जरूरत थी, उनके पास एक कच्ची हड्डी वाली वस्तु थी जो अपेक्षाकृत कम मन के लिए लेस देन नाइट विजन ग्रेटर देन प्रदान कर सकती थी। इसकी बदौलत रेस और गार्ड्स, जिनके पास प्राकृतिक नाइट विजन था, को हमलों के खिलाफ अच्छी कवरेज पाने के लिए गाड़ियों की पूरी लाइन में वितरित किया जा सकता था। इसकी जरूरत थी या नहीं, यह अभी भी बहस का विषय था क्योंकि कल के सभी छोटे हमले नहीं हुए थे। अंधेरे जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था, सिवाय उनके। लगातार अंधेरे के अलावा कुछ भी उनके मन पर दबाव नहीं बना रहा था। ये तब तक जारी रहा जब तक कि शाम ढलने के बाद अचानक शाम के अंधेरे में चीखें गूंजने लगी। उन्होंने कारवां की जांच की, लेकिन न तो ये पता चला कि उन्होंने कहां हमला किया था और न ही कोई लापता था। शायद ये कोई प्राणी या व्यक्ति था जो पैचवर्क के माध्यम से आया था। लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं था। बड़ा सवाल यह था कि बेचारे की जान किसने ली। अब यह स्पष्ट हो गया था कि अंधेरे में कुछ छिपा हुआ था और वह दूसरों का शिकार कर रहा था। सेठ को बस इस बात की खुशी थी कि उसने उन ताबीजों को बनाने का फैसला किया। कारवां पूरे अंधेरे में यात्रा कर रहा था जैसे कि दिन हो। अगर कोई भी चीज उनके द्वारा बनाई गई रोशनी में अपना शिकार ढूंढ लेती तो यह उनकी समस्या नहीं होती। ध्वनि भी उनकी समस्या बनने की कम संभावना थी। इस खौफनाक जंगल में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ तक कि घोड़े और भार ढोने वाले जानवर भी सहज रूप से चुप रहते थे। केवल गाड़ी चलाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी जो कारवां अंधेरे जंगल से चुपके से निकल रहा था। उन पर हमला तो नहीं हुआ, लेकिन दूर से कभी-कभी आने वाली चीखें जो दिन ढलने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, लोगों के दिमाग पर भारी पड़ रही थी। विशेषकर कमजोर मानसिकता वाले लोगों के लिए। वे यथासंभव लंबे समय तक यात्रा करते रहे, लेकिन अंधेरे जंगल के अंत तक नहीं पहुंच पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें अगले 10 दिन अंधेरे में बिताने पड़ेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कारवां शिविर लगाने के लिए रुका और स्काउट्स को वापस लौटने का संकेत भेजा। पूरे दिन कुछ न होने के बावजूद हर कोई चिंतित था, शायद इसलिए क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। संरचनाओं और युद्धों को अतिरिक्त सावधानी से स्थापित किया गया था। जब स्काउट्स वापस लौटे तो सभी ये देखकर खुश हुए कि इस बार उनमें से कोई भी गायब नहीं था। आग जलाने से बचने के लिए उन्होंने सोने से पहले ठंडा खाना खाया। बिना आग के रात ठंडी हो गई और कड़कती हवा चलने लगी। पफल्स का विशाल शरीर सेठ के छोटे से शिविर के लिए वायुरोधक का काम करता है और वे अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो इस रात पालतू जानवरों की संगति चाहते थे, क्योंकि कई लोग थोड़ी गर्मी के लिए जानवरों से लिपटे हुए थे। अगले 3 दिन भी इस रात से बेहतर नहीं रहे। ठंडा खाना, ठंडे दिन, ठंडी रातें। हालांकि उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कारवां का मूड खराब हो गया। असंतोष की आवाजें उठती रहीं। हम कुछ कैंप फायर क्यों नहीं जला सकते? इस जंगल में सचमुच कुछ भी नहीं है। इससे लोगों का मूड ठीक हो जाएगा। मुक्त लोगों के नेता दूसरे प्रतिनिधियों से बहस कर रहे थे। मुक्त लोगों के प्रतिनिधि इसके पक्ष में थे, जबकि विद्रोही नेता एल्जा और मार्सेल इसके खिलाफ थे। रेस और चिमेरा ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया था। सभी गुटों में से कई लोग गर्म भोजन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। परेशान नेताओं ने सेठ की ओर देखा, जिसे किसी कारण से परिषद में आमंत्रित किया गया था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? इस मामले पर आपके क्या विचार है? जादूगरनी ने पूछा। यह पहली बार नहीं था जब चिमेरा ने सेठ में दिलचस्पी दिखाई थी। उसे नहीं लगा कि वह एक पुरुष के तौर पर उससे कुछ चाहती है। शायद वह उसका पक्ष जीतना चाहती थी। उसने देखा था कि ग्रिफिन के हमले के दौरान वह क्या करने में सक्षम थी। हाथापाई की लड़ाई में माहिर कुछ चिमेरा को छोड़कर वह संभवतः धर्मतंत्र के प्रयोगों की सबसे बड़ी सफलता थी।
हालांकि उसे अपने पिछले जीवन की यादों की कमी है, लेकिन वह पहले से ही काफी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली रही होगी। सेठ को वास्तव में उसे मिनास मार के लिए भर्ती करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह राजनीति से निपटने में नहीं था, लेकिन ये भी सोचा कि इस समय बहुत सारे कैंप फायर जलाना अविश्वसनीय रूप से बेवकूफी थी। सोचो दोस्तों, जब से जंगल में अंधेरा छा गया है, तब से वहां कुछ भी नहीं है। राक्षसों का क्या हुआ? क्या तुम रात में गूंजने वाली चीखें भूल गए? हम पर हमला नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि हम कुछ सही कर रहे हैं। अगर हमारी जानकारी सही है तो हम 5-6 दिन में जंगल से बाहर निकल जाएंगे। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं? लेकिन लोग, क्या बेहतर है, दुखी लोग या मरे हुए लोग? बस इतना जान लीजिए, अगर आप लोग हमारे सिर पर कोई भयावह विपत्ति बुलाते हैं, तो ये कैंप फायर तक ही सीमित नहीं रहेगी। अंतिम भाग शायद अशुभ लग रहा था या उपस्थित लोगों के लिए एक धमकी की तरह था और सेठ ने जानबूझकर इसे अस्पष्ट छोड़ दिया। सच कहा जाए तो वह उस समय पूरी जगह को जलाकर राख कर देने पर आमादा था जब कोई अनहोनी हुई। पिछले 4 दिनों से वह ऐसा करने के लिए बेताब था क्योंकि यह उसे उसके जीवन के कुछ सबसे काले दिनों की याद दिलाता रहता था। उस मोटरसाइकिल पर बिताए गए घंटे, हड्डियों के ढेर के ऊपर पूरी तरह अंधेरे में गाड़ी चलाना, किसी भी पल हमले या घात के डर से। यदि कारवां न होता तो वह अपनी लेस देन फायर एफिनिटी ग्रेटर देन को 0.10 तक ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा होता। चाहे ये लोहार की अशुभ चेतावनी के कारण था या सामान्य ज्ञान के कारण, उन्होंने फिलहाल कैंप फायर न करने का निर्णय लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 322 लोहार जो भेड़िया चिल्लाया। सर्वनाश का लोहार C322 लोहार जो भेड़िया चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 322 लोहार जो भेड़िया चिल्लाया। ओह, फिर से सिर्फ राशन? वेडन ने उदास होकर पूछा। लिनरी ने भी उसके साथ विलाप किया। सेठ अपने साथियों के पास वापस लौटा जो इस फैसले से बहुत खुश नहीं थे। उसे नहीं पता था कि उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हुई। उसे सच में झटकेदार रोटी पसंद थी। उसने अपना आखिरी नाश्ता भी उनके साथ साझा किया था। एक यात्री हमेशा यह नहीं चुन सकता कि उसे क्या खाना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें खाना मिल रहा है। दूहों ने दोनों को डांटा। एक आयामी यात्री के रूप में वह भूखमरी का मतलब जानता था। आपको भी मेरी तरह अगले हफ्तों के लिए पहले ही भरपेट खाना खा लेना चाहिए था। फिर आपको अब कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इस तरह से काम नहीं करते, पफ सेठ ने आयवेसे को याद दिलाया। क्षमा करें, मैं निम्न जातियों का बोझ भूल जाता हूँ। अरे, ये ठीक नहीं है, लिनरी ने नाराज होकर कहा। नहीं नहीं, उसे बोलने दो, उसकी बात में दम है। वेडन ने उसे रोका। एक बौने के लिए उसका एक बहुत ही संवेदनशील पक्ष था। हर बौना 15 मीटर से ज्यादा लंबे विशाल उड़ने वाले सेंटीपीड से लड़ने में कोई समस्या नहीं देख सकता था, जो स्वर्गदूतों को खाता था और उनकी सवारी के रूप में काम करता था। ये बहुत ही सहज था। देखो, बौना मेरी महानता देख रहा है। हाँ हाँ, सेठ ने विषय को खत्म करने की कोशिश की। वह इसे बदलना चाहता था, लेकिन उसे वास्तव में नहीं पता था कि इसे किसमें बदला जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर, वैसे क्या आपको यकीन है कि रोशनी न करने से हम सुरक्षित रहेंगे? दूहों ने पूछा। बाघ आदमी के पास प्राकृतिक रात्रि दृष्टि थी और उसने जंगल की स्थिति पर नजर रखी थी। दूसरों की तरह उसे वहां कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। ये बस धुंधली शाम का एक बड़ा अंतहीन जंगल था। एकमात्र दुर्लभ हलचल जो उसने देखी वह थी दूरी पर एक ग्रिफिन का चलना। सेठ भी लगातार अपने आसपास की चीजों पर नजर रखता था। आर्गस की आंख की मदद से वह कारवां में मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा दूर तक साफ साफ देख सकता था। समस्या ये थी कि उसे भी कुछ नहीं दिख रहा था। कोई जीव जंतु नहीं, कोई खतरा नहीं, बस एक खाली जंगल। किसी भी तरह के खतरे का न होना मुझे बहुत परेशान करता है। खास तौर पर अगर कोई खतरा नहीं था तो आसपास दूसरे जानवर भी होने चाहिए। ऐसा खतरा जिसे हम समझ नहीं सकते या पहचान नहीं सकते। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो फिर कुछ बदलकर किसी को भड़काने की क्या जरूरत है? पूर्व में कहीं बाढ़ग्रस्त दैतान था, कोई भी उसे यह नहीं बता सकता था कि इस जगह पर कम से कम मच्छर तो नहीं होने चाहिए, और अगर कीड़े हैं तो चमगादड़ भी होने चाहिए, है ना? उसने यात्रा के दौरान सतर्क रहना सुनिश्चित किया, भले ही अभी तक कुछ भी न हुआ हो। एक आंतरिक उथल-पुथल जिसे वह वास्तव में नहीं समझ पाया था, उसे बिल्कुल भी आराम करने से रोकती थी। हो सकता है कि इस जंगल ने उस पर उससे कहीं ज्यादा प्रभाव डाला हो, जितना वह स्वीकार करना चाहता था। योजक चिन्ह। जब यह निर्णय सुनाया गया कि वे अंधेरे में अपनी यात्रा जारी रखेंगे, तो कारवां में बड़बड़ाहट कम नहीं थी। समय के साथ असंतोष बढ़ता ही गया और बातचीत इस विषय के इर्द-गिर्द घूमती रही। वे गंभीर नहीं हो सकते? क्या उन्हें सर्दी नहीं लगी? आखिर उनकी समस्या क्या है? हाँ, पिछली बार जब कुछ हुआ था तब से कई दिन बीत चुके हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमारा पीछा किया जा रहा है या कुछ और। जंगल में जानवर भी कुछ नहीं दिखते, वे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। उन्होंने हमें बिना किसी कारण की ठंड और भूख से मरने दिया। स्काउट्स में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि मीलों तक जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर, योद्धाओं का एक झुंड मुंह से बातें कर रहा था। उन्होंने शिविर में एक शांत कोना ढूंढ लिया था, जहां वे एक गाड़ी के सहारे टिके हुए थे और शराब पीकर चुपके से बाहर निकल आए। ऐसा नहीं था कि उनके पास करने के लिए कुछ और था। दिन रात था और रात अंधेरी और खाली थी। पुरुष ठंड से ठिठुर रहे थे और ऊब चुके थे। उन्हें केवल ठंड का खतरा दिखाई दे रहा था और उनका एकमात्र दुश्मन वे लोग थे जो उन्हें गर्म आग और पका हुआ भोजन देने से मना कर रहे थे। शराब पीना उनके लिए खुद को गर्म रखने का तरीका था और अपनी लड़ाई की शिकायत करना, क्योंकि उनमें किसी से खुलकर गिरने की हिम्मत नहीं थी। मैं कहता हूं भाड़ में जाए, चलो बस आग जलाते हैं, उनमें से एक ने कहा। वह अपने दोस्तों को अपना विचार बताने के लिए उत्साह से उछल पड़ा। हल्की सी हकलाहट के साथ वह बड़बड़ाता रहा। चलो कैंप फायर बनाते हैं, चलो इन मूर्खों को गलत साबित करते हैं। अरे टे, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है? क्या होगा अगर वे सही हो? हाँ, मैं स्थिति को खतरे में डालने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वाह, चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इससे पहले कि उसके नशे में धुत दोस्तों में से कोई कुछ कर पाता, ट्रे ने एक मशाल पकड़ ली और कारवां से भाग गया। उन सभी ने हड्डियों के ताबीज पहने हुए थे जो उन्हें लेस देन नाइट विजन ग्रेटर देन प्रदान करते थे। उन्होंने खड़े होकर उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुई हरकत ने उन्हें कराहते हुए वापस नीचे गिरा दिया। वे कारवां से कुछ दूर निकल आए थे, हालांकि उन्हें यकीन था कि कुछ नहीं होगा, फिर भी उनके दिमाग में कुछ कारण बाकी थे। मैं संदेह की वह छोटी सी आवाज थी जो उनसे कह रही थी, लेकिन क्या होगा अगर? अब जब वह जंगल में अकेला खड़ा था तो उसकी नशे में धुत बहादुरी थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि सिर्फ एक पल के लिए। अगर वह ये साबित कर सके कि आग जलाने से कोई असर नहीं होता, तो वह हीरो बन जाएगा। वह आदमी होगा जो लोगों के लिए गर्मी और पका हुआ खाना वापस लाएगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपना संकल्प दृढ़ किया। कुछ देर बाद उसने मशाल जलाई और उसे अपने सिर के ऊपर उठाया ताकि उसके देशवासी उसे देख सकें। कारवां में मौजूद सिर्फ उसके नशे में धुत दोस्त ही नहीं थे जिन्होंने दूर से अचानक आई रोशनी देखी। कई लोगों की नजर उस छोटी सी लौ पर पड़ी और कुछ नहीं हुआ। जंगल के बीचों बीच अपनी टॉर्च की रोशनी में वे करीब 30 मिनट तक खड़े रहे और कुछ नहीं हुआ। विजयी मुस्कान के साथ वे कारवां की ओर वापस चले गए। सेठ सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। अभी एक दिन भी नहीं बीता था जब उन्होंने कैंप फायर का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था और लोग अपनी अपनी बेवकूफी भरी हरकतें करने लगे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह मशाल वह चिंगारी थी जिसने विद्रोह की ज्वाला को प्रज्वलित किया। अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें तो ये तब हुआ जब लोगों ने झिझकते हुए आदेशों की अनदेखी करना शुरू कर दिया और पूरे शिविर स्थल पर कैंप फायर जलाना शुरू कर दिया।
पहले तो वहां सिर्फ कुछ छोटी छोटी आग जलती थी जहां लोग खुद को गर्म करना चाहते थे, और वे सही थे, कुछ नहीं हुआ। समय के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और यहां तक कि आधिकारिक रसोई भी आग जलाकर लोगों के लिए खाना बनाने लगे। उन्होंने मार्सेल और अन्य लोगों की बात नहीं सुनी जो उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे। दूसरी ओर कोई भी उनके व्यवहार को रोकने के लिए हिंसा का उपयोग करने को तैयार नहीं था। हर कोई कुछ गर्म खाना चाहता था और वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें रोकने के प्रयास में पूरे शिविर में केवल एक ही आवाज गूंजी, क्या कुछ गर्म खाना वाकई अपनी जान जोखिम में डालने लायक है? सेठ ही था जिसने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा था। क्या वह अकेला था जिसने आत्म विनाश को महसूस किया था? किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पूरे सम्मान के साथ, 1 घंटा हो गया है और कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, सर। उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसका तिरस्कार किया। क्या वह लड़का था जिसने भेड़िया चिल्लाया था? सेठ इतने दयालु नहीं थे कि वे इन लोगों को समझाने की कोशिश करते। वह टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह नहीं दिखना चाहते थे। तो फिर जो तुम चाहो करो, बस याद रखो मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी उसने अपनी हिम्मत पर भरोसा किया, खास तौर पर हिके के लवादे और अपनी अविश्वसनीय दूरदर्शिता के कारण। सेठ ने इवान को कॉलर से पकड़ा और उसे वापस अपने दल के शिविर में खींच लिया। आह, रुको, क्यों? बस तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तुम्हारे लिए मूल्यवान किसी भी जानवर को बाहर निकालो। आह, ओह, ठीक है, पफ, चलो हमारे और कैंप साइट के बीच कुछ दूरी बनाते हैं। क्या कारवां के साथ रहना सुरक्षित नहीं होगा? इवान जैसे लोग शायद सोचते होंगे कि बड़े समूह में ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन सेठ की संगति के लिए ये सच नहीं था। इवान के विपरीत लिनरी, वेडन और डूहू ने देखा था कि सेठ और पफल्स के पास कितनी शक्ति थी। क्या तुम्हें यकीन है? डूहू ने गंभीरता से पूछा। बाघ आदमी एक अच्छा आदमी था, उसकी चिंता उनकी अपनी सुरक्षा नहीं थी। उसने कारवां के बाकी लोगों की चिंता के कारण बात की। उन्होंने अपना फैसला खुद किया या दूसरों के फैसले को स्वीकार किया। चिंता मत करो, जब कुछ होगा तो मैं वहां से चला जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 323 अप्रत्याशित समाचार। सर्वनाश का लोहार C323 अप्रत्याशित समाचार। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 323 अप्रत्याशित समाचार। उन्हें गए हुए 1 सप्ताह हो गया है ना? जैक और मोनिक ओथगॉड के प्रशिक्षण मैदान के किनारे बैठे थे और रंगरूटों को देख रहे थे। विस्फोटक सुंदरता पसीने से भीगी हुई थी और वह थोड़ा आराम करने के लिए जैक फेल्टन के पास बैठी थी। मीना और यूलकेट के फर के चले जाने के बाद पहले दिन बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। मोनिक और बाकी बचे लोगों को सभी उच्च क्षमता वाले खतरों का सामना खुद ही करना पड़ा क्योंकि ओथगॉड 60 स्तर से ऊपर के किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए फिट नहीं था जो गेट से बाहर रेंगता था। सौभाग्य से फील्ड जनरेटर की स्थापना सुचारू रूप से चल रही थी और जिस क्षेत्र की उन्हें निगरानी करनी थी वह सिकुड़ता जा रहा था। इस संकट में उनकी गतिविधि गिल्ड के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सफल कदम थी। मोनिक के लिए यह अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण था। उसे अस्थायी स्वामी के रूप में निर्णय लेने थे और मजबूत भीड़ से लड़ने के लिए बाहर जाना था। केवल इन क्षणों में अधीनता के ठीक बाद वह बस बैठ सकती थी और आराम कर सकती थी। इन मुश्किल समय में उसका सबसे बड़ा दुर्लभ कागजात का काम था और इस डर का मूर्त रूप मासूम और प्यारी मैरी थी जो उसे हर तरह की चीजों के लिए ढूंढती रहती थी। क्या सेठ को भी इससे गुजरना पड़ा? मोनिक नहीं, वह अपनी सीट से उछल पड़ी जब उसने वह मधुर मासूम आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। सुंदरी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैरी अविश्वसनीय रूप से चालाक थी। क्या वह एक पादरी नहीं थी जो अब लेखक बन गई थी? उसके पास हथियारे जैसी चालाकी क्यों थी? चिंता मत करो, आज के लिए कागजी कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। यह संदेश अभी सिस्टम चट से आया है। यह एक यात्री द्वारा बीटा से लाया गया पत्र है। यह मिनास मार्ग को संबोधित है। खैर, तकनीकी रूप से यह सेठ को संबोधित है, लेकिन वह यहाँ नहीं है। बीटा से एक पत्र, बीटा डेल्टा के दक्षिण पश्चिम में और वाई सिटी से लगभग सीधे पश्चिम में स्थित था जहां मोनिक रुकी थी। उसे पोस्ट एपो बीटा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसी अफवाहें थी कि डेल्टा, बीटा और यप्सिलन के नेतृत्व संपर्क में थे और बी सिटी का समुद्री साम्राज्य के साथ भी कठोर संघर्ष हुआ था। इसके अलावा अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह अजीब सा लगा। वाई सिटी के लोग डेल्टा के बारे में तो बहुत कुछ जानते थे, लेकिन बीटा के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे, जबकि व्यापार और संचार का आदान प्रदान होता रहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने पत्र लिया और उसे बेपरवाही से खोला। पत्र व्यवहार में कैसी गोपनीयता? सरकार बड़ी मुश्किल से ही साहसी लोगों को सड़कों पर एक दूसरे की हत्या करने से रोक पाती है। ये गोपनीयता का समय नहीं था। इस धारणा की पुष्टि करने के लिए मैरी और जैक ने मोनिक के हाथ से लिखे पत्र को पढ़ने में संकोच नहीं किया। ये स्याही से लिखा गया था और इसकी लिखावट कांप रही थी। इस पर कुछ धब्बे और दाग थे, लेकिन इसके अलावा ये पढ़ने लायक था। बड़े भाई सेठ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दादाजी ड्रोसी और दूसरे भाई उनके साथ गए और वापस नहीं आए। वे आए और हमसे कहा कि वे हमें बसाने में मदद करेंगे। यहाँ ठंड है और उन्होंने हमारी चीजें छीन ली। वे पिताजी को ले गए। वे अजीब सी मुस्कानें बिखेरते रहे और जोर देते रहे कि वे बीमार हैं। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। माँ मुझे बताती रहती है कि दादाजी ड्रोसी सब ठीक कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं रात में उनके रोने की आवाज सुन सकता हूँ जब उन्हें लगता है कि मैं सो रहा हूँ। कृपया, बड़े धब्बे और कुछ क्रॉस शब्द। मुझे यकीन है कि बड़ा भाई बहुत व्यस्त है, लेकिन क्या तुम कृपया आओ? शायद कुछ अन्य भाइयों और बहनों को पिताजी और दादाजी को खोजने के लिए भेज सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मम्मी रोए। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। आप लानी के पास जो कुछ भी है उसे ले सकते हैं, कुछ दाग, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी अदन्या भी। मैंने कुछ पॉकेट मनी भी बचाई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं। मैं कुछ पैसे पत्र भेजने में इस्तेमाल करूंगी। एक भाई ने कहा कि वह इसे भेजने में मेरी मदद करेगा, लेकिन बाकी सब तुम्हारा है। कई दाग और कटे हुए शब्द। कृपया मदद करें, लानी। विभिन्न प्रकार के दाग, धब्बों और सुधारों से यह स्पष्ट था कि किसी ने औपचारिक लहजा बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन कई जगहों पर वह टूट गया था। एक बच्चे की तरह जो परिपक्व लगने की कोशिश कर रहा था। मोनिक ने पत्र से नजरें हटाई और देखा कि मैरी उसके बगल में रो रही थी। जैक की भी आंखों के कोनों में आंसू थे, बस बहने का इंतजार कर रहे थे। मोनिक ने नाक सिकोड़ी और जोर से पलकें झपकाई ताकि उसका अंतिम दोनों की तरह न हो। हम किसे भेज रहे हैं? उसने पूछा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो उन्हें जानता हो और एक प्रतिनिधिमंडल। मैरी ने कहना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसे रोक दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं कहता हूं कि हम पूरे ओथगॉड को उनके पिछवाड़े पर भेजें। जैक ने अचानक उत्साह से चिल्लाया और यहां तक कि अपनी मुट्ठी बेंच पर मार दी। मोनिक ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। यह आदमी बाहर से भले ही खुरदुरा और कठोर दिख रहा हो, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से पतला और भ्रामक था। अंदर से जैक फेल्टन मार्शमैलो की तरह नम था। किसी को भी मदद न करने या सेठ के वापस आने का इंतजार न करने का जरा भी ख्याल नहीं आया। मोनिक और मैरी को थिजा कारवां के साथ अपनी यात्रा से लीना की याद आ गई। वह लगभग 10 साल की उम्र में बहुत होशियार बच्ची थी। ओथगॉड का एक प्रतिनिधिमंडल और कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें जानता हो। शायद जोना। वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसकी अनुपस्थिति का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। यह सच है, लेकिन इस तरह कहना बुरा लगता है। मोनिक ने मैरी से सहमति जताई। जोना के पास बाहर जाकर लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं था। मोनिक को नेतृत्व करना था। मैरी और जेन लड़ नहीं सकती थी। एलिसन पोषण विभाग का नेतृत्व करती थी। लिन खाना बना रहा था और ईवी टावर का संचालन कर रही थी। टेका अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा। इससे सिर्फ जोना ही बचा। कम से कम उन्हें वहां उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चूंकि फील्ड जनरेटर के फिर से स्थापित होने से मिनास मार में दबाव कम हो रहा था, इसलिए वे उसके साथ ओथगॉड की 2 या 3 पार्टियां भेज सकते थे।
तुम्हें लगता है कि वे पर्याप्त हैं? जोना के नेतृत्व में महाकाव्य कवच में 20 लाभ 40 जोड़ लोगों का एक समूह। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो हम केवल सेठ और अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जैक पृष्ठभूमि में लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन निर्णय लिए जाने तक उसे अनदेखा कर दिया गया। तैयारियां पूरी होने के बाद एक दिन बाद ही जोना के नेतृत्व में ओथगॉड के 4 दल कुल 17 लोगों के साथ रवाना हुए। उनका गंतव्य बीटा था और उनका मिशन बिल्ली लोगों और लीना को ढूंढना था। योजक चिन्ह। सभी ने मिनास मार के मुख्य द्वार पर प्रतिनिधिमंडल को विदा किया। जेस और जेम्स ने मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था। शहर में दमन के दौरान इस शक्तिशाली जोड़े ने काफी तरक्की की थी और दोनों ही 47वें स्तर पर पहुंच गए थे। वे रहस्यमयी भगवान जोनाह द वैम्पायरिक लॉर्ड का पीछा करते थे। वह हमेशा एक मुखौटा पहने रहता था और बहुत कम बोलता था, जिससे वह ओथगॉड के लोगों के लिए सबसे रहस्यमयी व्यक्तियों में से एक बन गया था। केवल मास्क को देखकर ही कोई व्यक्ति भयभीत हो सकता है। हालांकि वह अजीब लग रहा था, सभी ने उसे पराजय के दौरान देखा था और वह एक अविश्वसनीय रूप से सक्षम योद्धा था। जेस और जेम्स ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वे ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण में दुनिया को देख सकते थे। इसके अलावा उन्हें इस मिशन पर खुद को अलग पहचान दिलाने का मौका भी मिल सकता था। वे हमेशा कानूनी समाज के किनारे पर रहते थे। बिल्ली लोगों को खोजने और उम्मीद है कि उन्हें बचाने के इस मिशन पर जानकारी इकट्ठा करने के उनके कौशल उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शायद वे माइक या मोनिक की तरह अपनी खुद की फील्ड सर्विस टीम के नेता बन सकते हैं। बीटा तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था और वे स्वयं को उपयोगी साबित करने के अवसर की प्रतीक्षा में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 324 फ्लैश वुल्फ। सर्वनाश का लोहार फ्लैश वुल्फ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 324 फ्लैश वुल्फ। सेठ की टोली कैंपिंग स्थल से बहुत दूर अंधेरे में डेरा डाले हुए थी। उनके पास पोर्टेबल बैरियर और रात भर सुरक्षित रहने के लिए पफल्स नामक दीवार थी। दूर दूर तक फैली आग की रोशनी में पूरा कैंप साइट जगमगा रहा था। यात्री आग के पास जमीन पर लेटे हुए थे, अपनी आरामदायक गर्मी का आनंद लेते हुए सो रहे थे। केवल रात का पहरा ही जाग रहा था, लेकिन उनकी चिंता आसपास की चीजों पर नजर रखने से ज्यादा आग को जलाए रखने पर केंद्रित थी। सबसे पहले शक्तिशाली जानवर योद्धा दूह जागा, दूसरे पफल्स और तीसरे सेठ। किसी चीज ने उन्हें जगा दिया था, हालांकि वे ठीक से नहीं बता पाए कि किस चीज ने जगाया था। उन्होंने कैंप साइट की ओर देखा, जहां ठीक इसी समय रोशनी अचानक बंद होने लगी और उन्होंने रात भर एक खून खराबे वाली चीख सुनी। ये शुरू हो गया था। योजक चिन्ह। टेरिया को अपने आप पर बहुत संतुष्टि महसूस हुई। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ वह एक बड़े कैंपफायर के पास बैठा और कुछ अच्छी तरह से पका हुआ मांस खाया। उसके बहुत से देशवासियों ने उसकी बहादुरी पर उसे बधाई दी थी और उसे तरह तरह की चीजें उपहार में दी थी। उसका अहंकार बढ़ गया था और वह उस लोहार का उपहास करने की हिम्मत भी कर रहा था जो उनके विनाश के बारे में बात करता रहता था। बेशक उसने उन्हें आजाद कर दिया था, लेकिन इससे वह कोई सर्वज्ञ देवता नहीं बन गया। उसने एक महंगी शराब का घूंट लिया जो एक कुली ने उसे चुपके से दी थी। जीवन बहुत बढ़िया था। भरे हुए पेट में सुखद अनुभूति और मन में छाए नशे के धुंधलेपन के कारण वह सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठंडी हवा के झोंके ने उसे जगा दिया। वह कंबल लाना भूल गया था। क्या वह आग के पास सो नहीं गया था? नींद में डूबा हुआ और हल्का सिरदर्द होने के कारण उसने चारों ओर देखा और पाया कि आग बुझ चुकी थी। पत्तियों और मिट्टी के ढेर ने कैंप फायर को जला दिया था, लेकिन वह इस बात पर ध्यान देने की मानसिक स्थिति में नहीं था। गार्ड कहाँ था? उन्होंने इधर उधर देखा। वह वहां था। आलसी आदमी ड्यूटी पर सो गया था। अभी भी थोड़ा नशे में था। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर लेटे गार्ड की ओर बढ़ा। अरे यार, तुम्हें तो ड्यूटी पर ही सो जाना चाहिए, उसने ठहाका लगाते हुए कहा और उसे जगाने की कोशिश की। टे ने उसे हिलाया और उसके गाल पर हल्के हल्के थप्पड़ मारे। उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि आगे क्या हुआ। गार्ड का सिर लुढ़क गया। वह साफ सुथरी कटी हुई गर्दन को देखता रहा क्योंकि सिर कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक गया था। तभी उसे सारा काला खून नजर आया जो अंधेरे जंगल के फर्श पर फैल गया था। उसका पेट हिल गया और वह उल्टी और अस्पष्ट कराह के मिश्रण में फंस गया। यहाँ तक कि जब उसका पेट खाली था तब भी उसमें हलचल जारी थी और वह केवल उल्टी के पोखर पर घुटनों के बल बैठा रह सकता था। टेरिया के विचार उलझे हुए थे। उसे कारवां को चेतावनी देनी थी कि कुछ हुआ है। वह चीखना चाहता था। उसके पैर कमजोर थे। उसका पेट क्या, उसकी उल्टी बस हिल रही थी। पहले तो उसे लगा कि वह अभी भी नशे में है, लेकिन तभी उसने अपने नीचे गड्ढे में एक छोटी सी हलचल देखी। उसे घूरते हुए उसने देखा कि उल्टी से लथपथ एक छोटा सा पत्ता जमीन से उठा और उस गंदे पदार्थ को झाड़ना शुरू कर दिया। शायद ये सच नहीं था और वह अभी भी सपना देख रहा था। पत्ता गहरा, लगभग काला था, दांतेदार किनारों वाला और चलने के लिए 6 पतले पैर थे। अचानक शिविर में कहीं से चीखने की आवाजों ने उसका ध्यान भंग किया। उसने नीचे से तेज आवाज सुनी और लड़खड़ाता हुआ दूर चला गया। अपना पैर खोकर वह गार्ड की लाश पर गिर गया। उसके कंधे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था, जहां एक गहरे घाव ने उसके चमड़े के कवच को चीर दिया था। उसने पाया कि पत्ता गायब हो चुका था और चौंककर इधर उधर देखने लगा कि पत्ता उसके कुछ मीटर पीछे है। इस बार उसने देखा कि पत्ता अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। चिल्लाते हुए वह चकमा देने के लिए लुढ़क गया। लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की। अधिक से अधिक चीखें सुनकर शिविर के चारों ओर लोग जाग गए, जिससे भारी हंगामा मच गया। सभी आग बुझ गई, पहरेदार मर गए और पत्तियों पर बने डरावने जीव पिस्सू की तरह उछल रहे थे और हर छलांग जानलेवा थी। योद्धा और जादूगर जाग गए और तुरंत हरकत में आ गए। वे इतने छोटे और तेज थे कि उन्हें सामान्य हमलों से मारना मुश्किल था। वे बड़े हमलों से बचते थे क्योंकि वे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते थे या लोगों को चोट पहुंचा सकते थे। लेकिन जब अन्य लोग घायल होते रहे या मारे जाते रहे तो उन्होंने परवाह करना बंद कर दिया और आक्रामक पत्ते को मारने के लिए सब कुछ किया। सबसे प्रभावी स्वचालित लक्ष्य जादू थे, जैसे चेन लाइटनिंग जो कई शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों के बीच कूदते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिविर स्थल पर अराजकता का माहौल था। गैर लड़ाके जंगल में भाग रहे थे और कौशल की रोशनी शाम को रोशन कर रही थी। पेड़ों की छतरी के नीचे गड़गड़ाहट और विस्फोटों की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थी। योजक चिन्ह। क्या हमें शायद मदद करनी चाहिए? दूह ने अनिश्चितता से पूछा। नहीं, वे ठीक है। देखो, वे शानदार ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं, सेठ ने कहा जब एक और बड़ा विस्फोट जंगल के फर्श को हिलाकर रख दिया। सचमुच? बाघ ने अभी भी अविश्वास से पूछा। मेरे हिसाब से ये आवाजें थोड़ी तेज हैं। मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ? सेंटीपीड ने शिकायत की। लिनरी, इवान और बॉने चुप रहे। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें इस स्थिति में बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं था कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। शुरू में वे बस इस बात से खुश थे कि वे वहां चल रही गड़बड़ में नहीं फंसे। हाँ, वे इससे निपट सकते हैं। सेठ ने आर्गस की आंख के कौशल का उपयोग करते हुए दूर तक देखा। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। लोहार को यकीन था कि इस तरह का हंगामा किसी की नजर में नहीं आएगा। कैंप फायर ने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया था, लेकिन इतनी जोरदार और भड़कीली लड़ाई, इस घिनौनी जगह पर क्या होगा? लगभग आधे घंटे के बाद अराजकता अंततः शांत हो गई। शिविर स्थल की दिशा से एक आकृति दिखाई दी। एक योद्धा सेठ के शिविर की ओर दौड़ता हुआ आया। वह खून से लथपथ था, लेकिन जानलेवा नहीं था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उन्होंने पहचान लिया कि वह कौन था। मार्सेल को आखिरकार जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने का मौका मिल गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिस्टर स्मिथ, क्या आप ठीक हैं? उसने सांस फूलते हुए पूछा। ओह हाँ, हम ठीक हैं। वहां क्या हुआ? हम पर किसी तरह के पत्ती जैसे जीव ने हमला किया था। मार्सेल ने शर्मिंदगी से कहा। वह मदद मांगने का मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन सेठ का लहजा इतना सहज था कि उसे समझ नहीं आया कि कैसे मदद मांगी जाए। मैं समझता हूं, इससे पता चलता है कि वहां क्या हो रहा है। सेठ ने चेहरे पर कुछ आश्चर्य के साथ कहा।
मार्सेल ने पलटकर देखा और बाकी लोगों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था या ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, बाहर अंधेरे में कैंपसाइट की रोशनी की चमक में पत्ते एक बड़े काले द्रव्यमान में लुढ़क रहे थे। शिविर में मौजूद हर किसी ने जल्द ही इस बात को नोटिस कर लिया। साहसी लोगों ने अंधेरे के उग्र समूह पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनके हमले बस निगल लिए गए। वे सब देखते रहे कि कैसे आसपास के इलाकों से अधिकाधिक पत्तियां और पेड़ों के शिखर आपस में जुड़ते गए और अंततः कुछ अलग हो गया। पत्तों के ढेर के भीतर से भेड़ियों के आकार के जानवरों का एक झुंड निकला। सैकड़ों भेड़ियों के आकार के जानवर लहर की तरह कैंपसाइट की ओर भागने लगे। वे लाखों छोटे पत्तों से बने थे जो उन्हें ब्लेड के तूफान की तरह दिखा रहे थे। ये देखते हुए कि पत्ती के जीवों में से सिर्फ एक ही क्या कर सकता है, उन्हें छूना मांस की चक्की में गिरने से भी बदतर होगा। झुंड के पीछे पागल ग्लोब के ऊपर एक उपान का निर्माण हुआ और इसने एक मानव जैसा रूप ले लिया। चले जाओ ज्वाला लाने वालों, पेड़ों में हवा की सरसराहट जैसी कई ध्वनियों से बनी आवाज ने कहा। हर जगह बेलों जैसी जड़ें जमीन से निकलकर हमला करने लगी। क्या पूरा जंगल उन पर हमला कर रहा था? योद्धा जड़ों से बचाव में व्यस्त थे जबकि जादूगर भेड़ियों की लहर पर बमबारी कर रहे थे। लेकिन लगातार लहराते शरीरों के कारण जादू बेअसर लग रहा था क्योंकि नुकसान लगातार फैलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जादू को पीसकर निगल लिया गया हो और वह प्राणियों की गहराइयों में लुप्त हो गया हो। रक्षकों का मनोबल गिरता जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे। क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? दूहू ने टिप्पणी की। हाँ, सेठ ने थोड़ा विचलित होकर उत्तर दिया। उसके दुश्मन ने अपने पत्ते खोल दिए थे, लेकिन वह इस सोच में डूबा हुआ था कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे उस समय ऐसा कभी नहीं झेलना पड़ा। उसे अपनी मुठ्ठियां भींचने और उसे एक तरफ धकेलने से पहले एक पल की जरूरत थी। अब हालात अलग थे। उसने एक कम ज्वलनशील चीज को जला दिया था जो एक जंगल से भी कम ज्वलनशील थी। सेठ को अब कभी भी पेड़ों के बीच छिपे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। यह उसके चमकने का समय था। सचमुच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 325 अत्यधिक पत्ती उड़ना। सर्वनाश का लोहार C325:325 अत्यधिक पत्ती उड़ना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 325 अत्यधिक पत्ती उड़ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल रक्षक के पास चला गया या शिकार के पास। सेठ नरसंहार के लिए तैयार था। कारवां वालों से कहो कि वे एक साथ इकट्ठा हो जाएं और अपनी सुरक्षा करें। मैं उनकी जान की गारंटी नहीं दे सकता, सेठ ने मार्सेल पर चिल्लाते हुए कहा। उलझन में पड़ा गिल्ड लीडर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने सेठ की निगाहें देखी तो उसने सवाल रोक लिया। पागलपन की झलक उसे जल्दी वापस लौटने का संकेत देने के लिए पर्याप्त थी। वह मुश्किल से आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि पूरा जंगल जगमगा उठा। पत्तों की छतरी के पीछे से आग की ऐसी बारिश हुई जिसकी तुलना कारवां के लोगों ने पहले कभी नहीं की थी। अग्निबाण मुकुट में घुस गए और बाईपास करते समय उनमें आग लगा दी। मार्सेल लगभग लड़खड़ा कर गिर गया जब पहला प्रक्षेप्य जमीन पर गिरा और मोटा के गोले की तरह फट गया। भाड़ में जाओ। वह अचानक गिर पड़ा जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में भाग रहा हो क्योंकि वह विस्फोटों से घिरा हुआ था। हालांकि गोलियां मोटे तौर पर पत्तियों और भेड़ियों के ढेर के चारों ओर समूहीकृत थीं, लेकिन यह एक सटीक लक्ष्य से ज्यादा एक बंदूक की गोली की तरह थी। जब मार्सेल आखिरकार कैंपसाइट पर पहुंचा तो आसपास का माहौल आग का समुद्र बन चुका था। जमीन, आसमान, पेड़ सब कुछ आग की लपटों में घिरा हुआ था। अब योद्धा को समझ में आया कि सेठ का क्या मतलब था कि वह उनके जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं था। मेरे पास आओ, यहाँ इकट्ठा हो जाओ, किसी भी तरह की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पूरी जगह पर परमाणु बम गिराए जा रहे हैं। मार्सेल ने बार-बार चिल्लाते हुए भ्रमित कारवां में व्यवस्था स्थापित की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई भी भेड़िया जो सीधे मारा गया था वह बिखर गया, लेकिन कई इतने स्वस्थ थे कि वे बच निकले या केवल आंशिक विनाश का सामना किया। दूसरी ओर मानव उपान के साथ पागल द्रव्यमान में बिल्कुल भी चपलता नहीं थी। ये केवल हमले को झेल सकता था और हर बार जब इसे मारा जाता था तो चिल्लाता रहता था। और जब विस्फोटों की गति धीमी होने लगी और आग की बारिश की शक्ति खत्म हो गई तो ये दूसरी लहर के लिए पूरी ताकत के साथ वापस आ गई। हमलावर और रक्षकों के लिए कोई ब्रेक नहीं था। ये लेस देन डबल कास्ट ग्रेटर देन की शक्ति थी। योजक चिन्ह। क्या ये ज्यादा नहीं है? दूहू ने थोड़ा अनिश्चित होकर पूछा कि क्या उसे बोलना चाहिए था भी या नहीं। ज्यादा मार? मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, सेठ ने अपने होठों पर एक पागल मुस्कान के साथ जवाब दिया। सेठ गंभीर था क्योंकि आग की बारिश केवल उसके दस्ताने से जादू थी जो उसके निष्क्रिय कौशल और उपकरणों से संचालित थी। वह अत्यधिक आत्मरक्षा के लिए अपने स्वघोषित अधिकार पर कार्य करने पर आमादा था। बस उसे थोड़ा गुस्सा निकालने दो। वह पूरे समय तनाव में रहा है। जब आप उसे थोड़ा गुस्सा निकालने दोगे तो वह शांत हो जाएगा। पफल्स ने चिंतित बाघ आदमी को और केवल उसे बताया। योजक चिन्ह। हालांकि सब कुछ आग में नहाया हुआ था, लेकिन विशाल पेड़ केवल सतह पर ही जल रहे थे। यहाँ तक कि जब आग की लपटें लगातार बरस रही थीं, तब भी पेड़ अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पत्तियां गिराते रहे। कारवां के बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे और कई सुरक्षात्मक ढालों और अवरोधों के नीचे छिप गए थे। सैकड़ों जादूगरों ने भीड़ की रक्षा करने और बमबारी का विरोध करने के लिए एक साथ काम किया। मार्सेल भाग्यशाली था कि उसने ऊपर देखा और हमलों की अगली लहर की शुरुआत देखी। हल्के नीले रंग की आग की तेज धारें आसपास के जंगल के घने पेड़ों के तनों पर बरसी। मोटी लकड़ी की तुलना में वे टूथपिक की तरह लग रहे थे, लेकिन जब वे फटे तो उन्होंने तने का एक तिहाई हिस्सा उड़ा दिया, जिससे प्रभावित पेड़ों के बड़े हिस्से उनकी ठंडी तेज आग में नहा गए। चारों ओर से चमकीली जेट लपटें जल रही थी, जबकि बमबारी अभी भी जारी थी। जंगल में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। जहां पौधे आग की बारिश से फैलने वाली सामान्य आग का प्रतिरोध करते थे, वहीं वे इस भयानक लपट के साथ ऐसा नहीं कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक वह मानव सदृश अन पागलों की तरह चीखने लगा। हम इस आग को जानते हैं, हम इसे जानते हैं। ये दुर्स्वप्न, ये कहां से आया? कौन? कहां? इसका एकमात्र उत्तर यह था कि पत्तियों के ढेर पर कई भाले फेंके गए और उसमें आग लगा दी गई। हम तुम्हें मिटा देंगे। जैसे कि उत्तर से क्रोधित होकर उसने मौत की धमकियां देनी शुरू कर दी। आहे, एक जोरदार चीख के साथ पत्तियों का ढेर कई टुकड़ों में फट गया और वे इधर-उधर उड़ने लगे और पेड़ों पर लगी नीली लपटों को बुझाने की कोशिश करने लगे। कुछ अन्य जंगल में फैल गए और पेड़ों की चोटी में घुसकर और अधिक पत्ते इकट्ठा करने लगे, मानो पेड़ों को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश कर रहे हो। और जल्द ही उन्हें जमीन में लगातार गड़गड़ाहट महसूस होने लगी, जो आग की बारिश के अनियमित विस्फोटों से अलग थी, जो धीरे-धीरे कम हो रही थी। जल्द ही दूर से पत्तियों की एक काली सुनामी दिखाई देने लगी और यह चारों ओर से कैंपसाइट के क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। जैसे-जैसे वह करीब आता गया, ये स्पष्ट होता गया कि यह पत्तों से बने जीवों की भगदड़ थी जो उन्हें पैदा करने वाले धब्बों के अग्रदूत के रूप में आ रही थी। ये वास्तव में पूरा जंगल था जो अब अपने जीवन का लक्ष्य बना रहा था। योजक चिन्ह। और सेठ के लिए ये भावना पारस्परिक थी। क्या अतीत में झेले गए डर के लिए जंगल पर हमला करना थोड़ा तुच्छ था? शायद। क्या इसे वह जो करने जा रहा था उसमें कोई बदलाव आया? नहीं, वो प्रकृति को नष्ट करने के लिए यहाँ आया था। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, ये छोटी-मोटी आगजनी के साथ समाप्त नहीं होगा। सेठ अपने शिविर में जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और एक छोटी सी कविता गानी शुरू की, जिससे बाघ आदमी का खून खौल उठा और उसका रोआ खड़ा हो गया। बस एक पल के लिए उसे एक जबरदस्त युद्ध क्रोध का एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पफ, एक मजबूत अवरोध खड़ा करो, सेठ ने चेहरे पर एक पागल भाव के साथ कहा। ओहो, अच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? बाघ ने पूछा। तुम फज रोल का इंतजार क्यों कर रहे हो? एक अवरोध खड़ा करो, जादूगरनी ने जल्दी से आदेश दिया। वे दोनों समझ गए कि सेठ क्या करने वाला था। योजक चिन्ह। पत्तों की भगदड़ ने उनके रास्ते में आग की बारिश द्वारा छोड़ी गई सभी लपटों को रौंद दिया।
जैसे जैसे वे करीब आते गए, उनकी आगे बढ़ने की निरंतर गड़गड़ाहट और भी तेज होती गई। क्या यही उनका अंत था? मार्सेल घर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह मरना नहीं चाहता था, वह घर जाना चाहता था, वह बस सफलता पाने में कामयाब रहा और उसे इसका आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए उसने बर्फ की रानी को कसकर गले लगा लिया। वह अकेले मरना नहीं चाहता था। क्या कमजोर आदमी है, एल्जा ने हल्के से शर्माते हुए कहा और उसकी पीठ थपथपाई। उसे उसकी आदत हो गई थी और कोई भी अकेले मरना नहीं चाहता था, है ना? वे विनाश की खाई को देख रहे थे, तभी एक बढ़िया धुन ने भगदड़ की भीड़ को दबा दिया। ये बहुत तेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वे समझ नहीं पाई कि यह क्या कह रहा था, लेकिन यह परिष्कृत और मनमोहक लग रहा था। यह संगीत क्या था? इसने उन्हें उनके डर और आत्म विनाश से विचलित कर दिया और इससे भी अधिक, उनके भीतर के अंधेरे से भावनाएं उभरने लगी। उन्हें क्यों डरना पड़ा? क्या यह उचित था? वे मरने के लायक नहीं थे। उन्हें अपनी जान लेने की अनुमति किसने दी? यह अनुचित था। उनके मन में लगातार सवाल उमड़ रहे थे और उनका डर क्रोध में बदलने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वे हथियार उठाकर अंतिम गौरवशाली युद्ध में मरने के आवेग में कुछ कर पाते, आकाश एक बार फिर से प्रकाशित हो गया। काले पेड़ों, काली जमीन और पत्तों से भरे उस अंधेरे जंगल पर एक ठंडी अप्राकृतिक रोशनी पड़ रही थी। मानो बिजली गिर गई हो और उसकी रोशनी बस रुक गई हो। एक बार फिर आसमान से आग बरसने लगी, लेकिन इस बार आग के गोले लगभग सफेद, हल्के नीले रंग के थे और गिरते-गिरते उनका आकार बढ़ता जा रहा था। जब पहला गोला भगदड़ में शामिल लोगों की अगली पंक्तियों से टकराया तो वह बम की तरह फट गया और 20 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को आग की दीवार से ढक दिया। बस इसकी शॉकवेव ने कारवां के ऊपर की बाधा को लगभग ध्वस्त कर दिया। विचलित कास्टरों ने ढाल को स्थिर और मजबूत करने के लिए जल्दी की। अगर उन्हें सीधे मारा जाता तो वे वहीं मर जाते। कम से कम दोस्ताना आग से मारे गए। दर्शक आग के गोलों से उत्पन्न भय और विस्मय तथा संगीत से उत्पन्न विनाश की प्यास के बीच उलझे हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।